हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे, यानी कि यूपी पीसीएस का 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। और हम लोग देखेंगे डिटेल में जो उसके इससे पहले के जो दो पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं 2017 के, यानी कि 50-50 क्वेश्चन के, और 50 क्वेश्चन का ही ये तीसरा पार्ट है। 2017 का ये तीसरा पार्ट है, जो कि आज लास्ट पार्ट है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद 2018 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गाइज जो है, आप लोग हमारी पूरी वीडियो को देखा करिए, उसको अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि 40% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप लोग जो है अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को कपरी जो है रुकने वाला नहीं है। तो आप लोग जो है, चलिए आइए हम लोग जो है वीडियो शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस 2017 का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें पहले की दो वीडियो में 50-50 क्वेश्चन करके, यानी कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग 101 से आगे 150 तक हम लोग, यानी कि कुल 50 क्वेश्चन और रह गए हैं, जो कि इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 2017 का पेपर है, जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर, प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग पीसीएस का ये पेपर है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 101 पर आ जाते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। नंबर 1 है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। नंबर 2 है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नंबर 3 है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। नंबर 4 है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सी वाला हो जाएगा 1 2 3 1 2 4। तो पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा छोड़ के। तो संघ के मंत्री पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप इसमें शामिल है। फिर है 102 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। नंबर 1 चर्चा एवं प्राकृतिक की स्वतंत्रता। नंबर 2 संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार। नंबर 3 है साक्ष्य प्रारूप में उपस्थिति की स्वतंत्रता। नंबर डी है अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। सी वाला है संसद सदस्यों का संसद के भीतर चर्चा करने की स्वतंत्रता है, और संसद के आंतरिक विषयों का के संचालन का अधिकार है। साक्षी के रूप में उपस्थिति की स्वतंत्रता है, जबकि अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार सदन के अध्यक्ष का होता है। 103 है क्वेश्चन नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से अपना उत्तर चुनिए। नंबर 1 है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। नंबर 2 है विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। कौन? राज्यपाल। उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। नंबर 4 उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है, इस पर जो है विचार करके बताना है गाइस। तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा, 1 और 3 वाला सही है। इसको देख लेते हैं। बी वाला सही है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, यह अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राज्यपाल को विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित करता है, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता। नंबर बी है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। नंबर सी है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। नंबर डी है मृत्यु दंड। तो बी वाला सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के दायरे में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न नहीं आता है। 105 है, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्ष्य नहीं है। यह एक संवैधानिक संस्था है। नंबर बी है 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। नंबर सी है यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। नंबर डी है यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की जाती है। अब तक कुल 6 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक संस्था नहीं होती है।
106 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नंबर कथन कारण आर दे रखा है, भारत का अपना एक संविधान है। ए आर दोनों सही है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नंबर बी ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यही वाला हो जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान भी है, परंतु दूसरा विकल्प उपरोक्त कथन की व्याख्या नहीं करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि यहाँ जनता द्वारा चुनी गई सरकारों का गठन होता है, ये इसका सही आंसर होगा। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुना जाना, और यहाँ पर क्या कह रहा है, कारण भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये सही है। क्यों? कारण मतलब इसमें दे रहा है कि भारत के पास अपना एक संविधान है, तो संविधान तो उन देशों के पास भी होता है जहाँ लोकतंत्र नहीं होता है, तो ये जो है लोकतांत्रिक देश की सही व्याख्या नहीं है। अगर यहाँ पे कारण में दिया होता कि भारत में जो है यहाँ पर जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, तो इसका ये व्याख्या सही मानी जाती, लेकिन संविधान यहाँ पर कारण में दे रखा है, तो संविधान होना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो है मतलब अंग नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत विदेश यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासन काल में भारत की यात्रा की थी? फादर एंथोनी मॉन्सरेट ने, फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने, निकोलो मनुक्की ने और फ्रंकवायस वर्नियर ने। तो बी वाला हो जाएगा फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने। फ्रांसिस्को पल्सर्ट एक डच गुमाश्ता था जो जहांगीर के काल में आगरा में रहा था। उसने भारत उपमहाद्वीप के अनेक स्थानों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का रोचक वर्णन किया है। उसका वर्णन एक प्रकार की रिपोर्ट है जो उसके अनुभवों और उसके द्वारा की गई जांच पड़ताल पर आधारित है। फिर नेक्स्ट है 108, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दे रखा है ए, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण दे रखा है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसको जो है इस तरीके से, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन था। तो व्यापार संतुलन था कि नहीं था, ये यहाँ पर जो है ब्रिटिश काल में भारत में जो है व्यापार संतुलन अवस्था में नहीं था दोस्तों, तो ए वाला ये गलत हो जाएगा। और धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, तो ये आर वाला सही है। तो इसकी जो है व्याख्या भी नहीं कर रहा है और पहला वाला कथन गलत है, इसलिए डी वाला सही हो जाएगा। ए गलत है पर आर सही है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल नहीं था। भारत को कच्चे माल का निर्यातक और पूर्ण तैयार माल का आयातक देश के रूप में रूपांतरित किया गया था। दूसरा विकल्प सत्य है। अब 109 है क्वेश्चन नंबर, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द निर्मित किया गया है। तो ये गाय के लिए किया गया है ना, इसका मतलब होता है अघन्य का मतलब कि न मारे जाने योग्य, जिसको न मारा जाए। तो गाय को जो है मारना पाप माना जाता था, इसलिए गाय के लिए जो है अघन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया था। फिर 110 है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो अजंता, एलोरा, कन्हेरी और कार्ले। तो व्याख्या के अनुसार सी वाला सही है, कन्हेरी की शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कन्हेरी की गुफा संख्या 41 में 11 सिरों वाले बोधिसत्व यानी कि अवलोकितेश्वर का अंकन पाया गया है। इन गुफाओं का निर्माण 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ था। फिर है 111, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्यग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। और दूसरा है कि पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो इसमें केवल ए वाला सही है, यानी कि केवल एक सही है। पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्यग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत
पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, प्रवृत्त रहेगा। नंबर ए 6 मास के से अधिक नहीं, नंबर बी है 2 वर्ष से अधिक नहीं, नंबर सी है 1 वर्ष से अधिक नहीं, और नंबर डी है असीमित काल तक। तो सी वाला जो है सही है यहाँ पर, 1 वर्ष से अधिक नहीं। अनुच्छेद 249 राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति देता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाई गई विधि अधिकतर 1 वर्ष के लिए लागू हो सकती है, अतः विकल्प सी सही है। 113 अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कनकूट, हल की संख्या, जब्त और गल्ला बख्शी। तो इसमें बी वाला है हल की संख्या। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रोहिलखंड में। तो बी नंबर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद आधुनिक राजस्थान राज्य में स्थित था। राजस्थान में यह जनपद जयपुर के आसपास स्थित था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। पाली साहित्यों में मत्स्य महाजनपद को सूर्य सेन से संबंधित कहा गया है। फिर है 115 क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है एक तरफ, दूसरी तरफ सूची सेकंड है, और इसको क्या करना है, सुमेल कराना है, सही उत्तर चुनना है ABCD में से। तो दोस्तों जो है ये कौन सा सही हो सकता है? गांधार कला, मिनांडर, जूनागढ़ शिलालेख, पतिक, मिलिंद पन्हो, कुशाण तक्षशिला लेख, रुद्रदामन। तो इसमें हो जाएगा A23, B24, C21, D22। तो इस तरीके से आप जो है मिला लीजिए A23 यानी कि गांधार कला कुशाण काल में ये रही है, और B24 हो जाएगा जूनागढ़ रुद्रदामन के अभिलेख से जो है ये संबंधित है, शिलालेख से संबंधित है। C21 हो जाएगा मिलिंद पन्हो, मिनेंडर के जो है ये प्रश्न रहे हैं, मिनेंडर के मिलिंद पन्हो नाम से जो है ये पुस्तक रही है। और तक्षशिला लेख D22 तक्षशिला लेख पतिक। तो इस तरह से ये सी वाला सही हो जाएगा। 116 क्वेश्चन नंबर है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? बी वाला है हुसैन शाह शर्की जौनपुर राज्य के अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु 1505 ईस्वी में हुई। इसकी मृत्यु के साथ ही जौनपुर राज्य को लोधी शासकों द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया गया। 117 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कार्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें डी वाला सही सुमेलित नहीं है, लॉर्ड कार्नवालिस वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 118 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ अश्व, पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ जल कलश। तो इसमें जो है कौन सा? तो इसमें हो जाएगा A21, B24, C23, D22। इसमें ए वाला हो जाएगा। तो A21 यानी कि आदित्यनाथ, वृषभ, B24 मल्लीनाथ जल कलश, C23 हो जाएगा पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ अश्व। इस प्रकार से ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 नंबर बी है 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। नंबर सी, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित करने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। कौन सा सही नहीं है? इसमें सी वाला सही नहीं है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ। इन पर सामान्यतः अशोक के शासनकाल का लेख खुदा है। इन लेखों कालावधि 322 से 185 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद में स्थित हैं। 120 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, A.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की।
तो इसमें कौन सा सही है? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 से 33 के बीच में चला। मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी समस्त संसार में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, एजी वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमा रोला, राष्ट्रपति रूजवेल्ट जैसे व्यक्तियों ने इसकी कटु आलोचना की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 121 है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा। जीबी मैकाले ने इसमें टिप्पणी किया था ये। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नंबर ए है पबाना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1894 और नंबर डी है कोल विद्रोह 1870। तो पश्चिम इसमें सी वाला हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह 1894 ये सही सुमेलित नहीं है। बंगाल में अंग्रेजी राज्य को स्थापित होने से और उसके कारण नई अर्थव्यवस्था को स्थापित होने में जमींदार, कृषक और शिल्पी सभी प्रभावित हुए और 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। उसे और कंपनी के पदाधिकारियों की कठोरता को लोगों ने विदेशी राज्य की ही देन समझा और तीर्थ स्थानों पर आने जाने वाले लगे प्रतिबंधों से सन्यासी क्षुब्ध हुए। इसी कारण इन सभी कारणों से 1770 ईस्वी के आसपास सन्यासी विद्रोह हुआ। फिर है 123 से निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? नंबर ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नंबर बी है राजा राम मोहन राय, नंबर सी है महादेव गोविंद रानाडे, नंबर डी है राज नारायण बसु। तो बी वाला हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किन संस्थाओं पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, ए वाला सही है। डचों ने भारत में नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम शहरों में व्यापारिक अड्डों की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 125 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में राजस्व दल का समर्थन किया था? M.A. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें ए वाला हो जाएगा M.A. जिन्ना। स्वराज दल की स्थापना वर्ष 1922 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की। इस दल ने वर्ष 1923 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव और प्रांतीय विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। M.A. जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 126 है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्जेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 में। भारत सेवक मंडल की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा वर्ष 1905 में की गई। गोखले के अतिरिक्त नैतेश अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर, अनंत पटवर्धन इसके प्रमुख नेता थे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और मानव विकास को बढ़ावा देना था। फिर 127 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातिया सरकार की स्थापना हुई थी? 1942 में। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातिया सरकार की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वर्ष 1942 में हुई थी। फिर है भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? कांडला, कोचीन, पारादीप और मार्मा गोवा। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को इसका सही आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ससाइनी, गंगोत्री, जेमू और सियाचिन। तो व्याख्या है इसमें व्याख्या के आधार पर डी वाला सही है, सियाचिन। सियाचिन हिमनद ध्रुवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। यह हिमालय काकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा हिमनद है। यह 75.6 किलोमीटर लंबा और 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। क्वेश्चन नंबर 130 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल
उसकी कुल जनसंख्याओं के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। 131 है क्वेश्चन नंबर, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? इसमें डी वाला है अगुलहास। अगुलहास एक गर्म महासागरीय धारा है। यह दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में चलती है। यह अफ्रीका के पूर्वी तटों 27 डिग्री साउथ टू 40 डिग्री साउथ तक ये जो है बीच में चलती है। बाकी सभी धाराएं ठंडी जलधाराएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पर्वत दर्रा, यानी दर्रा जो होता है पर्वत के बीच में जो जगह बनी होती है, वहाँ से निकलने का एक रास्ता होता है, उसे दर्रा कहते हैं। तो ये पर्वत के दर्रे हैं, ये रास्ते हैं। और दूसरा जो है ये दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो शिपकिला हिमाचल प्रदेश, बाड़मेला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, और ये वाला गलत है नाथुला वाला, जोजिला जम्मू कश्मीर। बाकी सब सही है, सी वाला गलत है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ये है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा वर्तमान में समुद्र तल से 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह प्राचीन रेशम मार्ग पर स्थित है। 133 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? बेलफास्ट, एबरडीन, लीड्स, नंबर डी है लिवरपूल। तो व्याख्या है बी, इसमें जो है हो जाएगा इसका आंसर। यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। 134 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्न में से कौन सा पठार है? कोकोनीनो, एक्वेरियस, कोलोराडो। तो ये सी वाला सही हो जाएगा। कोलोराडो का पठार दिए गए विकल्प में सबसे बड़ा पठार है। इसका पूर्ण क्षेत्रफल 3,37,000 वर्ग किलोमीटर है। यह कोलोराडो, ऊटा, एरिजोना और न्यू मैक्सिको में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 136 है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही काल अनुक्रम में निर्दिष्ट कीजिए। नंबर 1 रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। नंबर 2 है चंपारण सत्याग्रह। नंबर 3 है खेड़ा किसान आंदोलन। नंबर 4 है अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो इसका जो है आंसर अब बताना है। तो इसका ए वाला जो है हो जाएगा आंसर 2-4-3-1, 2-4-3-1, यानी कि सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई, फिर 3 नंबर खेड़ा किसान आंदोलन हुआ, और फिर 1 नंबर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ। क्वेश्चन नंबर 137 है, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? इल्तुतमिश की सेना, बलबन की सेना, अलाउद्दीन की खिलजी की सेना। तो 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 138 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। दूध सागर, घाट प्रभा, डुडुमा, मच्छकुंड, गोकाक, शरावती, जोग, मांडवी। तो इसमें जो है 138 है। A24 हो जाएगा, B22 हो जाएगा, C21 हो जाएगा, D23 हो जाएगा। इस प्रकार से ए वाला इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक को कोयला प्रदान करता है? विंध्य क्रम, धारवाड़, टर्शियरी क्रम, गोंडवाना क्रम। तो इसमें डी वाला है। भारत का 90% से अधिक कोयला गोंडवाना क्रम के शैलों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे तेल के क्षेत्र के समीप नहीं है? जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, सेलम। तो व्याख्या हो जाएगा लोहा एवं इस्पात कारखानों में सेलम कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है। 141 लाल सागर एक उदाहरण है। इसमें सी वाला है अक्षीय द्रोणी का। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का।
142 क्वेश्चन नंबर है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें हो जाएगा गुजरात से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। खासी, गारो, नागा, जयंतिया। नागा, जयंतिया, खासी, गारो। गारो, खासी, जयंतिया, नागा। तो इसमें यही सी वाला आंसर सही हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः गोरो, खासी, जयंतिया, नागा पहाड़ी जातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? इडुक्की तापीय शक्ति ग्रह, नंबर बी है सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, नंबर 3 है घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, नंबर 4 रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें ए वाला सही हो जाएगा। इडुक्की परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है, बाकी सभी विकल्प सही हैं। यानी कि ए वाला है, ए वाले में 2, 3, 4, ये जो है 2, 3, 4 सही है, बाकी जो पहला है वो वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 145 है, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? स्टेट, स्टेन्जियाज, कालखोजेस और फजेंडा। तो डी वाला सही है। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है। पुर्तगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खेत होता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? गिनी बिसाऊ, ताइवान, ताइपे, निकारागुआ, मानागुआ, मालदीव, मालाबो। डी वाला गलत है। मालदीव की राजधानी मालाबो नहीं अपितु माले है। फिर क्वेश्चन नंबर 147 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। पश्चिमी घाट हीराकुंड, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाल्तरे और उत्तर पूर्वी भारत झूम, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ कुमारी। तो इसमें ए वाला सही है, इसका ए आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा A24, B21, B22, C23, D21। इस तरह से ये ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करते हुए उत्तर चुनिए। एल्युमिनियम कंपनी और स्थिति। एल्युमिनियम स्थिति कहाँ स्थित है? बाल्को, हीराकुंड, हिंडाल्को, कोरबा। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कोरापुट, नाल्को, रेणुकूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको जो है कोड को बताना है। तो इसमें हो जाएगा A22, B24, C21, D23। इस तरह से बी वाला सही हो जाएगा। फिर है 149, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। खार्तूम, जयरे, पहले वाला जो है नगर है, दूसरा नदी है, तो कौन से नगर में कौन सी नदी बहती है? खार्तूम, जयरे, ब्राजावेले, नील, स्टारडम, सेन, पेरिस, राइन। इसमें A22, B21, C24, D23। इस तरह से ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? वोल्गा दोन नहर, नंबर बी है साल्ट सेंटी मारी नहर, नंबर सी है लुडविग्स नहर, नंबर डी है सफ़ेद सागर नहर। तो सी वाला हो जाएगा लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर का प्रयोग दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में होता है। तो गाइज़, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बराबर में लगे हुए बेल का आइकन को प्रेस कर दें। और किसी भी तरह का कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।